एफरेंट और इफरेंट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किडनी में भी देखा हुआ था, एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल, बस कॉन्सेप्ट वही चिपकाना है तुमको। तो एफरेंट आर्टेरियोल क्या करता था, ब्लड को लेकर के आता था, इफरेंट आर्टेरियोल क्या करता था, उसी ब्लड को लेकर के जाता था। सेम वैसे ही इंफॉर्मेशन को लाने वाला तुम्हारा नर्वस सिस्टम या नर्व फाइबर, इसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट नर्व फाइबर या फिर एफरेंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर। और इसी को हम लोग जो नोन हमारा वर्ड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मोटर सॉरी सेंसरी नर्वस सिस्टम, ठीक है, या फिर सेंसरी न्यूरॉन्स जो इंफॉर्मेशन को लेकर के आने वाला होता है। एफरेंट बोलो या फिर इसी को बोलो सेंसरी। और जिनको याद नहीं है भाई, पता नहीं तुम लोग को मैं क्या बोलूं और कंटिन्यू तुम लोग कैसे कर पाओगे साइंस में, जबकि तुमको क्लास के स्टार्टिंग जितने लोग का नहीं हुआ है उनको फिर से मैं रिपीट कर दूं, साइंस तुमको मेहनत मांगेगा। बिना मेहनत के साइंस तुम किसी भी टाइप से क्वालिफाई नहीं। और देखो बिना मेहनत के 11 12 तो निकाल दो, उसके बाद का जिंदगी ऐसा तो नहीं कि 12 पढ़ने के बाद जिंदगी खत्म है तो उसके बाद और पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई चलो, तो बायो का पिछले वाले चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अब हम लोगों के आखिरी के 2 चैप्टर्स बाकी है, ठीक है। एक तो हो जाएगा तुम्हारा ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक हो जाएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें नया एलिमेंट्स तुमको और नहीं। हाँ, बायोलॉजी में ये चैप्टर आते आते तक, खास करके आखिरी के 2 चैप्टर्स, आखिरी के 2 चैप्टर्स आते आते तक पिछले वाले चैप्टर्स में इन दोनों चैप्टर्स के अप्रोक्सीमेट 50% से ज्यादा एलिमेंट्स कवर कर चुके हो। आ रहा बात समझ में? अप्रोक्सीमेट 50% से ज्यादा एलिमेंट्स कवर कर चुके हो, ठीक। और ये चैप्टर में सिलेबस रिड्यूस होने के बाद तो मान करके चलो अप्रोक्सीमेट 70%, मोर देन 70% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो। आ रहा बात समझ में? क्लियर। एक तो नेमिंग वगैरह देख चुके रहोगे, साथ ही साथ में प्रोसीजर्स वगैरह भी देख चुके हो। मेनली न्यूरॉन का जो सिलेबस, न्यूरॉन का जो पोर्शन है वो ज्यादा है, ठीक है। न्यूरॉन का पोर्शन ज्यादा है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर के बारे में तुम लोगों ने टिश्यू वाले चैप्टर में कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। उसके साथ साथ न्यूरॉन के साथ साथ न्यूरोग्लियल सेल्स भी होते हैं, उनके बारे में भी तुम लोगों ने टिश्यू वाले चैप्टर में कंप्लीट कर चुका होगा। आ गया ये समझ में? ठीक है। ब्रेन के बारे में इस चैप्टर में ज्यादा दिया ही नहीं है, 4 ब्रेन ही बस थोड़ा सा दिया हुआ है, बाकी मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन तो 4-4 6-6 लाइन में कंप्लीट कर दिया है उसको, तो वो भी टॉपिक तुम्हारा बस छोटा सा ही है। न्यूरॉन्स के बारे में मोस्टली एलिमेंट्स तुम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में कवर किया हुआ है। साथ नया तुमको इस चैप्टर में जो देखने के लिए मिलने वाला होगा वो होगा तुम्हारा कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस, ठीक है। जो तुम्हारे इंफॉर्मेशन का कंडक्शन होता है वो किस टाइप से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, ये बस तुमको बस देखना है। यहाँ पे एक नया एलिमेंट होने वाला होगा जिसके बारे में प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स में तुमको पोलराइजेशन या डिपोलराइजेशन रिलेटेड जो भी वर्ड सुनने के लिए मिला हुआ रहेगा, वहां पे हर जगह पे ये बताया गया रहेगा कि इसके बारे में डिटेल हम लोगों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखना है। क्लियर। तो आ गया वो चैप्टर और वही टॉपिक जो हम लोग को मेजरली इस चैप्टर में कवर करना है। हालांकि हम लोग सारे कुछ कवर करेंगे जिसको तुम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में कवर किया हुआ है, प्रीवियस क्लासेस में कवर किया हुआ है, वो सब हम लोग फिर से रिपीट करेंगे ताकि जो पिछले वाले एलिमेंट्स है वो रिवाइज हो जाए। और जितने लोगों ने भगवान के भरोसे में छोड़ दिया सारे चैप्टर्स पिछले वाले और पिछले क्लासेस को, उनको कम से कम में एलिमेंट्स याद हो जाए। तो इसी वजह से हम लोग को सारे कुछ कवर करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा स्पीड में निकालेंगे क्योंकि सब नोन एलिमेंट्स है। अब भाई न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इसमें कितना लिखेंगे, वही सारी चीज जो हम लोगों ने जो तुमने पिछले वाले चैप्टर्स में देखा हुआ है, ठीक है, उतना भी उससे भी वाले कम डिटेल हम लोग को देखना होगा न्यूरॉन्स को लेकर। थोड़ा मोड़ा उससे एडिशनल डिटेल यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करेंगे। क्लियर क्लियर। चलो भाई ठीक है। हाँ, एक चीज और, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि तुमको बोन सारे के सारे याद हो चुके रहेंगे। आ गया ये समझ में? ठीक है। हाँ, अगर किसी को अभी भी बोन्स याद नहीं हुए हैं, पूरे 206 के 206 हड्डी जो अभी भी नहीं लिख पा रहे हो, नहीं गिन पा रहे हो, वो चैट पे या फिर मैसेज पे लिख के छोड़ देना। एक क्लास के आखिरी में मैं तुमको फिर से याद करवा दूंगा। क्लियर क्लियर। ठीक है भाई चलो, तो अब हम लोग का जो नया चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है ये हो जाएगा तुम्हारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हेडिंग लगाओ। क्लियर। अब समझो, अब समझो, यहाँ पे तुम्हारे वो न्यूरल को तो मारो गोली, अभी उसके बारे में तो पूरा चैप्टर में हम लोग को डील करना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, ये सुनने में बहुत इजी लगता है और इसके मीनिंग्स तो सभी को पता होते हैं, बट एक्सप्लेन करने की जब बारी आती है तो मुंह से 2 सेंटेंस भी नहीं निकल पाते इनके लिए। क्लियर। तो पहले हम लोग इन्हीं को थोड़ा सा डिफाइन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते, ध्यान से समझो। कंट्रोल बोलने का मतलब होता है रेगुलेशन करना, उसको रेगुलेट करना, कब उसको बढ़ाना है कब कम करना है, ये हमारे हाथ में हो, ये हमारे बॉडी के ही हाथ में होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल।
फॉर एग्जाम्पल ये जो सामने में फैन दिख रहा है, इस फैन को अगर कंट्रोल करना है तो इसके लिए हमारे जो बोर्ड होते हैं वहां पे रेगुलेटर लगे हुए रहते हैं। रेगुलेटर्स में उसको कम ज्यादा कुछ भी कर सकते हैं, इसका मतलब वहीं से क्या हो रहा है, इसका कंट्रोल हो रहा है। क्लियर? तो जिसका भी रेगुलेशन, मतलब इन शॉर्ट इसको रेगुलेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल बोल रहे हैं। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट हम जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये हो जाएगा तुम्हारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स है, फंक्शन करने के टाइम पे इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, क्लियर, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है इसी को हम लोग बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन। क्लियर? इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन। अब इसके लिए तुम्हारे बुक में एक वर्ड भी दिया हुआ है अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही, होम्योस्टेसिस, अंडरलाइन मार लो उसमें, होम्योस्टेसिस। क्लियर? क्या लिखा हुआ है वहां पे, होम्योस्टेसिस। क्लियर? अब बेसिकली समझो होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के जो इंटरनल फंक्शंस चल रहे हैं, क्लियर, जो हमारे इंटरनल फंक्शंस चल रहे हैं वो एज इट इज मेंटेन रहे, इवन किसी भी हम लोग एक्सटर्नल कंडीशन पे चले जाए। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग जैसे इंडिया में है तो भी हम लोग का डाइजेशन ठीक ठाक चल रहा है। क्लियर? हमारे बॉडी में हार्मोन्स का जो सिक्रेशन हो रहा है ये ठीक ठाक लेवल पे ही हो रहा है। ऊपर से हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है ये सही तरीके से काम कर रहे हैं। अब मान करके चलो कि हम लोग अब इंडिया से छूट करके निकल लिए हैं अफ्रीका के लिए। अफ्रीका के लिए जैसे ही जाएंगे वहां पे हम लोग का जो स्टिमुलस होगा, एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा, वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। भाई यहाँ का तुम्हारा एनवायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट है, अफ्रीका का तुम्हारा एनवायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट है। अब मान करके चलो कि तुम्हारा बॉडी में ये एबिलिटी ना हो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस के अकॉर्डिंग या उसको देख करके भी उसके अगेंस्ट में अपने बॉडी को ठीक तरीके से मेंटेन कर पाए, तो जाहिर सी बात है तुम दूसरे किसी भी एनवायरमेंट में चले जाओगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो हमारे बॉडी में ये एबिलिटी होता है कि चाहे हम किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस में चले जाएं, उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर में ये एबिलिटी होता है कि हमारे बॉडी के इंटरनल एक्टिविटीज को एज इट इज मेंटेन करके रखें। क्लियर? चाहे वो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस हो, चाहे वो हमारे हार्मोनल कंट्रोल का प्रोसेस हो, चाहे वो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के इंटरेक्शन का प्रोसेस हो, जितने भी इंटरनली हमारे प्रोसेस चलते हैं। क्लियर? क्लियर? तो उस सारे प्रोसेस को मेंटेन करने की एबिलिटी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या है, एबिलिटी टू मेंटेन द functions or internal activities of the body. Of the body constantly. कॉन्स्टेंटली। क्लियर? या फिर मेंटेन करना इंटरनल बॉडी फंक्शंस को। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, होम्योस्टेसिस। तो इसको एक अच्छे से दिमाग में बिठा कर रखना कि होम्योस्टेसिस होता क्या है। होम्योस्टेसिस क्लियर हो चुका रहेगा, आ गया ये समझ में? ठीक है, चलो भाई अब यहां से आगे बढ़ा जाए। अब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिकली कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे बॉडी में दो डिफरेंट टाइप के सिस्टम यहाँ पे एक्चुअली में फंक्शन करते हैं। क्या क्या हो जाएगा, फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में टू सिस्टम्स इन्वॉल्व। क्लियर? एक को हम लोग बोलते हैं न्यूरल सिस्टम, ठीक है, और एक को हम लोग बोलेंगे या तो एंडोक्राइन सिस्टम ले लो, या फिर हार्मोनल सिस्टम ले लो, या फिर केमिकल सिस्टम। हालांकि केमिकल का यूज इसमें भी होता है, बाकी बेसिकली हम लोग केमिकल सिस्टम जो रहता है वो हम लोग सेकंड वाले को मानते हैं। क्लियर है? तो यहां पे लिख लेना, क्या लिख लेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम लिख लो। एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर है? क्लियर है? अब समझो,
जो न्यूरल सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेशन बाय नर्व इंपल्स, क्लियर। ऑल्सो यूजिंग केमिकल भी लिख लो, ठीक है, ऑल्सो यूजिंग केमिकल्स। केमिकल्स जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। भाई वो बहुत सारे होते हैं, जैसे पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने एसिटाइल कोलिन देखा हुआ था मसल्स के केस में, क्लियर है, ठीक है। तो मसल्स के केस में एक ही न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोलिन, क्लियर। बाकी और भी बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन भी देखे थे, वो भी क्या थे तुम्हारे न्यूरोट्रांस, अभी उसमें लिखे थे ना हार्ट वाले चैप्टर में कि जो एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन होते हैं ये भी तुम्हारे क्या होते हैं, ये भी तुम्हारे ये क्या बोलते हैं इसको, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो लिखो ऑल्सो यूजिंग केमिकल्स, क्या बोलेंगे उनको, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। और इनमें जो कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन बाय हार्मोन्स। हार्मोन्स कहां से प्रोड्यूस होता है, तुम्हारे ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली हमारे बॉडी में दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक एंडोक्राइन होता है, एक एक्सोक्राइन। हालांकि इसके एक्सोक्राइन के बारे में तुमको देखना नहीं है बहुत ज्यादा, और इन दोनों के बारे में थोड़ा, सॉरी एक्सोक्राइन के बारे में थोड़ा मोड़ा और डिटेल जो है वो हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में कवर करना है। और नेक्स्ट चैप्टर पूरा हमारा होने वाला होगा एंडोक्राइन सिस्टम पे, क्लियर क्लियर। चलो, तो एंडोक्राइन सिस्टम जो रहेगा बेसिकली इसमें तुम्हारा कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन बाय यूजिंग हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स एंड केमिकल्स भी लिख लो। बेसिकली हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सारे के सारे तुम्हारे केमिकल्स ही होते हैं, लेकिन उसमें से एक एडिशनली और केमिकल्स लिख लो। अब ध्यान दो, ये जो न्यूरल सिस्टम है तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है, ये बहुत फास्ट होता है, क्लियर। इसमें इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है, और ये जो तुम्हारा होगा ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, ये तुम्हारा शॉर्ट लास्टिंग होता है, भाई तुरंत खत्म हो जाएगा। अब एक आदमी जो है, मान लो मेरे को यहां से टच करके निकल लिया, अब कैसे वो टच करने का सेंस मेरे को एक एक दो दो घंटे तक का थोड़ी ना मिलते रहेगा। टच किया, छोड़ दिया, मतलब वो उतने ही टाइम के लिए मेरे को सिग्नल वहां से मिलेगा, और इंस्टेंट सिग्नल मिलने वाला होगा। ऐसे नहीं कि टच करके गया हुआ 10 मिनट बाद मेरे को पता चला किसी ने मेरे को टच किया हुआ था, क्लियर। तो ऐसा नहीं होता, इंस्टेंट सिग्नल मिलते हैं, और सिग्नल का ट्रांसमिशन जो रहता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड इंस्टेंटली, क्लियर, मतलब ये फास्ट है, और साथ ही साथ में ये शॉर्ट लाइफ का होता है, ठीक है। शॉर्ट लाइफ का होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए होने वाला होगा। सेम वैसे ही ये जो रहेगा, ये तुम्हारा इंफॉर्मेशन जो रहता है तुम्हारा, इसका ट्रांसमिशन स्लो होता है, मतलब धीरे धीरे आएगा, ठीक है। तो स्लो ट्रांसमिशन, स्लो ट्रांसमिशन, ठीक। और ये तुम्हारा लॉन्ग लाइफ होता है, इसका मतलब कि थोड़े से लंबे टाइम पीरियड के लिए चलेगा। स्लो ट्रांसमिशन, लॉन्ग लाइफ, क्लियर। तो ये तुम्हारे बेसिक क्या बोलते हैं पॉइंट्स हो जाएंगे न्यूरल सिस्टम को लेकर के, और साथ ही साथ में एंडोक्राइन सिस्टम को लेकर के। तो इतने ही पॉइंट्स हमको लिखने हैं, फटाफट इसको चिपकाओ, फिर हम लोग यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे हमारा न्यूरल सिस्टम बेसिकली होते क्या क्या है। तुम्हारे ज्यादा नहीं, 3 ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक तो तुम्हारा अच्छा पहले लिख लो, फिर उसको बोलूंगा तो कोई मतलब का निकलेगा नहीं। लिखो लिखो, इसको लिखो। डन, गुड। तो चलो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इनके बारे में बस तुमको इतना डिटेल लिखना है। बेसिकली ये जो रहता है तुम्हारा पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन शेयर करता है, पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन शेयर होगा, क्लियर क्लियर। मतलब एक्यूरेसी इसमें बहुत ज्यादा होता है,
और जैसे इस वाले सिस्टम की बात करो तो इसमें तुम्हारे पूरे हार्मोन को बॉडी में घुमाया जाएगा, हार्मोन्स को वहां पे भेजा जाएगा जहां जहां पे इनका रिक्वायरमेंट होगा। आ गया ये समझ में? ठीक है, चलो तो बस इसके लिए इतना डिटेल देखना था। अब आगे हम लोग देखेंगे यहां से न्यूरल सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम, बेसिकली न्यूरल सिस्टम जो रहता है ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स को इन्वॉल्व करता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। तो पहले ही नंबर पे लिखो, इन्वॉल्व्स हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स। इसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, क्लियर। अगर हम लोग लोअर इनवर्टिब्रेट की बात करें, जैसे बुक में एग्जांपल दिया हुआ है हाइड्रा का, ठीक है, तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो इनमें जो रहता है ये न्यूरल सिस्टम जो रहता है ये पुअरली डेवलप्ड रहता है। ज्यादा डेवलप होगा नहीं भाई, वो बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, मतलब सबसे पुराने टाइम के ऑर्गेनिजम्स है, तो उनके पास जितने भी बॉडी स्ट्रक्चर्स थे वो वेल डेवलप्ड थे ही नहीं। क्लियर, क्लियर। तो इस हिसाब से यहां से क्या आ जाएंगे, तीन एग्जांपल्स बेसिकली हम लोग को यहां से देखना है। पहले नंबर पे इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स, एग्जांपल में हाइड्रा। ठीक है, इनका जो न्यूरल सिस्टम रहता है ये पुअरली डेवलप्ड होता है, पुअरली डेवलप्ड। न्यूरल सिस्टम इनका कैसे होने वाला होगा, पुअरली डेवलप्ड होने वाला होता है, और इनके बॉडी में नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर, कंटेन्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, क्लियर, कंटेन नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। क्लियर। अच्छा एक सेकंड भाई, रुको 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 रुको, रिकॉर्डिंग तुम्हारे क्लास का आज ऑन ही नहीं हुआ है, वेट। हाँ चलो, हो गया। अब सेकंड नंबर, सेकंड नंबर लोअर इनवर्टिब्रेट्स हो गया। सेकंड में इंसेक्ट्स देखना है। नेक्स्ट इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम तुमको देखने के लिए मिलने वाला होगा। ठीक है, तो इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में बेसिकली क्या हो जाएंगे, डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम कंटेन्स या इन्वॉल्व एक वेल डेवलप्ड ब्रेन होगा, साथ ही साथ में क्या बोलना चाहिए, गैंग्लियन, गैंग्लियाज होने वाले, गैंग्लिया होने वाले होंगे। उसके साथ साथ में तुम्हारे नर्वस टिश्यूज भी वहां पे या न्यूरल टिश्यूज भी वहां पे तुमको देखने के लिए मिलेंगे। तो क्या क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व ब्रेन, गैंग्लिया, गैंग्लिया क्या होता है पता है क्या, गैंग्लिया या फिर गैंग्लियन जो होते हैं बेसिकली जो तुम्हारे न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का सेल बॉडी तो याद होगा थोड़ा मोड़ा। ठीक है, तो सेल बॉडी का सिर्फ सेल बॉडी के ग्रुप को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, गैंग्लियन बोलते हैं। क्लियर, क्लियर, इसको हम लोग गैंग्लिया या फिर गैंग्लियन बोलते हैं। वैसे ही तुम्हारा जो एक्सॉन, एक्सॉन भाई नाम से थोड़ा मोड़ा तो याद रहेगा, भले ही पूरा स्ट्रक्चर याद रहे ना रहे। सेल बॉडी को हम लोग गैंग्लिया बोलेंगे, और जो तुम्हारे एक्सॉन होते हैं उनको हम लोग नर्व फाइबर्स बोलते हैं, नर्व फाइबर्स बोलते हैं। क्लियर, याद रखे रहो, अभी उसी का हम लोग फ्लो डायग्राम भी आगे में बनाने वाले हैं। फिर इन्वॉल्व ब्रेन, गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज। ठीक, और साथ ही साथ में जो वर्टिब्रेट्स होंगे, जैसे हम लोग आ जाएंगे उसमें इन वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। क्लियर, इसमें मोर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम तुमको देखने के लिए मिलने वाला होगा। तो क्या हो जाएगा ये, मोर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। क्लियर, ठीक है, बस इतने को चिपकाओ। इसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें से, और हम लोग फिर चलेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम पे।
क्लियर। चलो भाई, तो इतना होने के बाद अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो रहता है तुम्हारा दो पार्ट्स इन्वॉल्व करने वाला होगा, एक हो जाएगा तुम्हारा न्यूरॉन्स और एक हो जाएगा न्यूरोग्लियल सेल्स। इसके इन दोनों के बारे में तुम लोगों ने टिश्यू वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में कवर किया हुआ रहेगा, ठीक है। थोड़ा मोड़ा रिवीजन यहीं पे निपटाना है हम लोगों को, तो जितना हो सकता है यहीं पे देखो और बाकी सारे उसी चैप्टर के लिए छोड़ दो बाकी। क्लियर। तो यहां से हो जाएगा ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम, बेसिकली इन्वॉल्व, एक आ जाएगा न्यूरॉन, ठीक, और एक आ जाएगा यहां से न्यूरोग्लियल सेल्स। क्लियर। जो नर्वस सिस्टम रहता है बेसिकली उसका मोर देन 50% पार्ट जो रहता है ये तुम्हारा न्यूरोग्लियल सेल्स बनाता है। हालांकि हम लोग इसको फिर भी तुम्हारा बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट नहीं बोलते, बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट जो तुम्हारा होने वाला होगा वो तुम्हारा हो जाएगा न्यूरॉन्स। क्लियर। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, न्यूरॉन्स, ठीक है। क्लियर। तो उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, आ रहा समझ में। पहले इनके थोड़े थोड़े डिफरेंसेस लिख लो। जैसे ये तुम्हारे जो रहते हैं ये एक्साइटेबल होते हैं, ठीक है, ये एक्साइटेबल होते हैं। और न्यूरोग्लियल सेल जो रहते हैं तुम्हारे नॉन एक्साइटेबल होते हैं। क्लियर। जाहिर सी बात, अगर ये एक्साइटेबल है तो ये कंडक्शन भी करने वाले होंगे, तो ये कंडक्टिंग होंगे। क्लियर। और ये जो रहते हैं तुम्हारे नॉन कंडक्टिंग होते हैं। माइलिन शीट वगैरह तो जानते ही रहोगे ना, हाँ, तो माइलिन शीट बनाने का काम यही करने वाले होंगे। क्लियर। न्यूरोग्लियल सेल्स ही माइलिन शीट बनाने का काम करने वाले होते हैं न्यूरॉन्स के एक्सॉन के ऊपर में। क्लियर। क्लियर। अभी उसके स्ट्रक्चर में भी देखेंगे उसको। तो ये हो गया नॉन कंडक्टिंग, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, ये बेसिक और फंक्शनल यूनिट है। ये क्या करेगा, ये बेसिकली प्रोवाइड सपोर्ट टू न्यूरॉन्स, एंड प्रोटेक्शन भी लिख लो। न्यूरॉन्स सपोर्ट बोलने का मतलब ये क्या फॉर्म या ये क्या फॉर्म करवा रहे हैं, ये तुम्हारे माइलिन शीट फॉर्म करवाने का काम करते हैं, ठीक है। तो फॉर्म माइलिन शीट, ठीक, फॉर्म्स माइलिन शीट। आ गया होगा ये समझ में, चिपकाओ, इतने को छापो जल्दी, फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखो जल्दी, बहुत ज्यादा डिटेल तो है नहीं, इतना ही है। अब वो तो पता ही होगा ना भाई तुमको कि अगर ये कंडक्शन कर रहा है तो तुम्हारे कहां से कहां तक ये मतलब ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का भी काम करता है, उसको ट्रांसमिट करने का भी काम करता है, तो सब इसी का ही काम होता है, मतलब न्यूरॉन्स का। क्लियर। तो वो सब लिखने वाले एलिमेंट्स नहीं है, बस उसको सुन लो और जान लो कि ये इसके भी क्या क्या फंक्शंस होंगे। तो ये बेसिकली सिग्नल को ये रिसीव भी करेगा, सिग्नल को ये ट्रांसमिट भी करता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ परफॉर्म कर सकता है। आगे आगे देखेंगे, फिर जल्दी लिखो इसको जल्दी, कैसे ये सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, वही हमारा मेन टॉपिक है। डन, गुड। चलो, तो अब यहां से हम लोगों का अगला फ्लो डायग्राम, ये फ्लो अभी जो अगला बनाने वाले हैं इसको मैंने तुमको पहले वाले में बता चुका है। हार्ड पढ़ने के टाइम पे मैंने तुमको एक बार याद करो, सॉरी, फ्लो डायग्राम बनाया हुआ था और मैंने बोला था कि इसी फ्लो डायग्राम को हमको एज इट इज फिर देखना है, कहां पे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो आ गया वही चीजें। देखो मैं बार बार बोलता हूं, बायोलॉजी तुम लोग का इतना बेहतरीन है, बुक छोड़ो ना, बुक, मैं एनसीईआरटी बुक की बात ही नहीं कर रहा मैं, भले वो हम लोग जितना उसको प्रायोरिटी दे दें, लेकिन फिर भी भाई मिस्टेक है तो है। अब हम लोग इस बुक को इतना ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं तो इस बुक में एक भी एरर नहीं होना चाहिए। आ रहा समझ में।
भाई इसको भगवान माना जा रहा है बायोलॉजी वालों के लिए। ठीक, तुमको आगे चलकर कोई सा एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो तुम्हारे 11th और 12th के बायोलॉजी के एनसीईआरटी मोर देन इनफ हो जाता है। और इसमें अगर डेटा गलत हो जाएंगे, इसमें कंटेंट्स अगर गलत रहेंगे तो वो तुम्हारे लिए, वो हमारे लिए जस्टिफाई है ही नहीं। क्लियर? तो भले ही हम लोग उसको जितना भी प्रायोरिटी दे दें, मैं उतना इंपॉर्टेंस उस बुक का मैं मानूंगा ही नहीं जिसमें कि तुम्हारे मिस्टेक्स होते हैं। क्लियर? चलो, तो कहा क्या थे भाई? हाँ, मैं ये बोल रहा था, चीजें जो है ये तुम्हारा रिपीट होते हैं, बार बार बोल रहा हूं, चीजें रिपीट होता है। देख लो, प्रीवियस मैंने तुमको इस चैप्टर के लिए बोल चुका है कि इस चैप्टर के अप्रोक्सीमेट 60% एलिमेंट जो है वो तुमने प्रीवियस चैप्टर्स में कवर कर चुका है ऑलरेडी। हम लोगों ने, याद करो, जितने भी चैप्टर्स देखे हुए थे सभी में हम लोगों ने ब्रेन का थोड़ा मोड़ा इन्वॉल्वमेंट देखा ही है। ठीक है? क्लियर? तो बहुत सारे, और जैसे न्यूरॉन्स हो गया, न्यूरॉन्स के बारे में टिश्यू वाले चैप्टर में डिटेल कर चुके ही हो। ठीक, तो मोस्टली इस चैप्टर के पार्ट जो है वो, उसको तुमने, प्रीवियस ईयर की बात नहीं कर रहा मैं इसी साल की बात कर रहा हूं, इसी साल की बात कर रहा है। एक तो एनिमल किंगडम और दूसरा तुम्हारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि टिश्यू वाला चैप्टर। उन दोनों ही चैप्टर्स में मेजर पार्ट इस चैप्टर के क्या, मोस्टली एनिमल, तुम्हारे जो क्या बोलते हैं इसको, एनिमल फिजियोलॉजी के मोस्टली एलिमेंट जो है वो उधर से रिलेटेड है। ठीक है? वो रिपीट होते ही हैं, होते हैं। आ गया ये समझ में? चलो भाई ठीक है, तो यहां से अब हम लोग देखेंगे तुम्हारे नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम 10th में भी ये फ्लो डायग्राम बनाए हुए रहोगे एक बार, फिर से यही डायग्राम एक बार बनाना है। तो जल्दी, ज्यादा ताम झाम ना करो, सीधा फटाफट इसको निपटाते हुए चलो। ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही नॉन एलिमेंट्स है। सबसे पहले में आ जाएगा तुम्हारा सीएनएस। सीएनएस बोलने का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जिन पैदलों को अभी भी याद नहीं है या अभी भी पता नहीं है कि सीएनएस का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, फुल फॉर्म में लिखो, फुल फॉर्म में लिखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है? और जिसको पता है वो सीएनएस लिख करके चिपका के छोड़ दो। बाकी ये हो गया सीएनएस। एक आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएनएस। क्लियर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बेसिकली क्या इन्वॉल्व होता है बोलोगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तुम्हारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है? ब्रेन के बारे में डिटेल देखना है, स्पाइनल कॉर्ड हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। तो अब थोड़ा सा इसके लिए स्ट्रक्चर भी देख लो। जैसे मान लो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारे इस टाइप से बन करके आएंगे। ये है तुम्हारा गोबर। ठीक है? तुम्हारे खोपड़ी के अंदर में जो गोबर है ये वो है ब्रेन। यहां से तुम्हारे नर्व्स निकले हुए रहते हैं। क्लियर? नर्व्स निकले हुए, तो ब्रेन, ये जो ऊपर के खोपड़ी वाले रीजन से तुम्हारे जितने नर्व्स निकले हुए रहेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व। ये ब्रेन है, इसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्लियर? ये है तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड। यहां से भी तुम्हारे नर्व्स निकले हुए रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? ये तो हो गया क्रेनियल नर्व। इस वाले को क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइन से निकल रहा है ना, तो इसको स्पाइनल नर्व्स ही बोलोगे। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स। ठीक है? ब्रेन से निकलेगा क्रेनियल नर्व। क्लियर? बस इतने एलिमेंट्स को दिमाग में बिठाओ। बाकी ब्रेन के बारे में तो हम लोग को डिटेल देखना ही है। स्पाइनल कॉर्ड मारो गोली, उसका कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है? क्लियर? चलो भाई ठीक है। अब ध्यान दो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो रहता है ये तुम्हारे नर्व फाइबर्स यूज करता है, नर्व फाइबर्स। और मैंने अभी तुमको बताया हुआ था, नर्व फाइबर्स हम लोग किसको बोलते हैं? ग्रुप्स ऑफ एक्सॉन को। एक्सॉन में नहीं पता है क्या? नहीं भी पता होगा जिसको, वो चुपचाप एक्सॉन लिख लो, अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे। नर्व फाइबर ये क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ एक्सॉन। ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स, दो चीजें कोने में लिख लो। तो ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स को हम लोग बोलते हैं नर्व फाइबर, और ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज जो रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं गैंग्लिया। क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैंग्लिया। लिख लो, कोने में लिख लो, किसी कोने में। ठीक है? नर्व फाइबर बोलने का मतलब ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स, और गैंग्लिया बोलने का मतलब हो जाएगा ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। ठीक है? क्लियर? चलो, अब नर्व फाइबर हो गया। नर्व फाइबर बेसिकली तुम्हारे दो टाइप से क्लासिफाई होंगे।
एक हो जाएगा एफरेंट नर्व फाइबर, एफरेंट, क्लियर, और एक हो जाएगा इफरेंट नर्व फाइबर। एफरेंट और इफरेंट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी किडनी में भी देखा हुआ था, एफरेंट आर्टेरियोल्स और इफरेंट आर्टेरियोल्स, बस कॉन्सेप्ट वही चिपकाना है तुमको। तो एफरेंट आर्टेरियोल क्या करता था, ब्लड को लेकर के आता था, इफरेंट आर्टेरियोल क्या करता था, उसी ब्लड को लेकर के जाता था। सेम वैसे इंफॉर्मेशन को लाने वाला तुम्हारा नर्वस सिस्टम या नर्व फाइबर, इसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट नर्व फाइबर या फिर एफरेंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्लियर। और इसी को हम लोग, जो नोन हमारा वर्ड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मोटर, सॉरी सेंसरी नर्वस सिस्टम, ठीक है, या फिर सेंसरी न्यूरॉन्स, जो इंफॉर्मेशन को लेकर के आने वाला होता है। तो एफरेंट बोलो या फिर इसी को बोलो सेंसरी, क्लियर है, क्लियर है। इफरेंट जो दिया हुआ है यहाँ पे, इफरेंट तुम्हारा, इसको बोलते हैं हम लोग मोटर, क्लियर। ये इंफॉर्मेशन लाने वाला, वो इंफॉर्मेशन लेकर के जाने वाला, दोनों को बाजू में थोड़ा थोड़ा लिख लो। ये कैरी, ये इंफॉर्मेशन लाता है, क्लियर है, और वो इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करता है, मतलब आगे उसको ट्रांसमिट करता है, उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसको आगे लेकर के जाएगा आफ्टर डिकोडिंग, क्लियर है, ठीक है। अब इफरेंट, इफरेंट जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसके तुम्हारे दो पार्ट्स हो जाएंगे। एक तो आ जाएगा तुम्हारा वॉलंटरी पार्ट्स को ये जाने वाला होगा, वॉलंटरी पार्ट्स को जाने वाला होगा, और एक तुम्हारा इनवॉलंटरी पार्ट्स को जाने वाला होगा। इनवॉलंटरी वाले को हम लोगों ने क्या बोला हुआ था पिछले वाले में, इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और वॉलंटरी को क्या बोले थे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बेसिकली ये जो सिग्नल जाने वाला होगा ये तुम्हारे स्केलेटल मसल्स को जाने वाला है, क्लियर, जो तुम्हारे वॉलंटरी पार्ट्स को बनाने वाले होते हैं। तो ये क्या आ जाएगा यहां से, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, क्लियर। इनवॉलंटरी को फिर हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, सिंपैथेटिक और पैरासिम, भाई सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक हम लोगों ने डिटेल में देखा भी हुआ है, समझ में आ गया ये। तो लिखो इसमें, ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा सिंपैथेटिक, हाँ, वहां पे हम लोगों ने सिर्फ हार्ट के रिस्पेक्ट में देखा था, यहाँ पे पूरे बॉडी के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन में तुम्हारा काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और नॉर्मल सिचुएशन में तुम्हारा काम करने वाला होता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक आ जाएगा यहां से पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये कौन से केस में है, नॉर्मल, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इन इमरजेंसी केस, क्लियर, इन इमरजेंसी सिचुएशन। आ गया ये समझ में, भाई ऐसे याद रखो ना इसको, जैसे मान करके चलो तुम खड़े हुए हो, बैठे हुए हो, जिस चीज से तुमको डर लगता है, मान लो भूत प्रेत से डर लगता होगा, चलो भूत प्रेत ना सही जानवर, शेर से तो डरोगे, वो तुम्हारे सामने में आ जाए तब तो डर लगेगा, कभी भी निपटा देगा करके। तो मान करके चलो शेर तुम्हारे सामने में आ गया, शेर जैसे ही तुम्हारे सामने में आएगा, तुम्हारा दुखदुखी बढ़ना चालू हो जाएगा, क्लियर, क्लियर। तब के केस में तुम्हारे बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इमरजेंसी का सिचुएशन आ गया है, क्लियर। अब मान लो वो शेर तुमको आजू बाजू में राउंड लगा करके निकल लिया, फिर तुम्हारा ब्रेन सिग्नल देगा भाई कि शेर चला गया, अब सिचुएशन नॉर्मल हो चुका है, तो फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करना चालू करेगा। तो याद करो हम लोगों ने देखा था ये तुम्हारा जो क्या बोलते हैं उसको, जीएफआर होता है, उसको ये इंक्रीज कर देता है, मतलब ये हार्ट बीट को ये बढ़ाने वाला होता है, क्लियर। और ये तुम्हारे हार्ट बीट को ये कम करने वाला होता है हार्ट के केस में, और किडनी के केस में उसको उसको भी छोड़ो, हार्ट के केस में इसको ये तुम्हारा हार्ट बीट को ये बढ़ाएगा, ये हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा, मतलब उसको कम करने वाला होगा। तो हार्ट बीट बढ़ेगा मतलब शेर आया हुआ है तो हार्ट बीट बढ़ गया, अब वो चला गया तो उसको ये रिड्यूस कर देगा, ठीक है, और नॉर्मल सिचुएशन में ले आएगा। तो इस हिसाब से ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम काम करने वाले होंगे, पूरा छापो एज इट इज, ठीक है। हालांकि ये वाले पार्ट को तो हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में पूरा किया ही हुआ है, उसको भी साथ में साट के बना डालो ये, ठीक है, लिखो। उसमें हम लोगों ने एफरेंट डिफरेंट से डील नहीं किया हुआ था, क्योंकि वहां पे काम ही नहीं है उसका,
वहां पे हम लोग को बेसिकली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक देखना था। वहां पे हम लोगों ने इसको सेंसरी मोटर को भी नहीं लिखा था, हम लोगों का इसी पार्ट में हम लोगों ने आगे बढ़ गया था। ठीक है, चलो चलो इतने को लिखो जल्दी फटाफट। डन, वेरी गुड। अब ध्यान दो, बुक में, पुराने बुक में नहीं था, ये नए वाले बुक में उसको इंक्लूड किया हुआ है, विसरल नर्वस सिस्टम। वो विसरल नर्वस सिस्टम भी जो है तुम्हारा पीएनएस का ही एक टाइप होता है। बेसिकली गूगल तुम्हारे बुक में नहीं, बुक में सिर्फ पीएनएस का टाइप बोला हुआ है, गूगल मारोगे तो गूगल में डायरेक्टली लिखता है वो तुम्हारे कहां गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है बोलता है, और है भी वो। क्लियर, ये तुम्हारा बेसिकली इफरेंट आर्टेरियोल जा रहा है, मतलब मोटर न्यूरॉन्स इसमें इन्वॉल्व है। क्लियर, और जब हम लोग किसकी बात करेंगे, विसरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो विसरल नर्वस सिस्टम में तुम्हारा एफरेंट भी और इफरेंट भी, दोनों ही टाइप के जो नर्व फाइबर रहते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर, क्लियर, तो बेसिकली वो तुम्हारा किसका पार्ट हो जाएगा, पीएनएस का। तो अगला लिखो, कहां पे लिखें उसके बारे में थोड़ा डिटेल लिखेंगे भी। चलो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, या यहीं के नीचे में ठूंस दें, वेट मैं यहां पे जगह बनाता हूं, यहीं पे लिखेंगे। दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। चलो, तो ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड, और ये तो डायग्राम हम लोगों ने देख लिया। अब इसके अलावा एक और विसरल नर्वस सिस्टम, उसको अलग से लिखो, अलग से। ठीक, बहुत ज्यादा है नहीं, एक एक एग्जांपल देंगे तुमको पूरा समझ में आएगा, हम लोगों ने इसका भी एग्जांपल किया हुआ है, आ रहा समझ में। चलो, तो विसरल नर्वस सिस्टम जो रहता है बेसिकली ये विसरल ऑर्गन से रिलेटेड होने वाला होगा। तो विसरल ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर के जाने का, उसको वहां से फिर वापस से उसी ऑर्गन तक, क्योंकि भाई इफेक्टर भी वही होने वाला होगा। क्लियर, तो उसी ऑर्गन तक वापस से, या उसी विसरल ऑर्गन तक वापस से इंफॉर्मेशन को लाने का, दोनों ही काम जिसमें हो जाता है, उस पूरे सिस्टम को हम लोग बोल रहे हैं विसरल नर्वस सिस्टम। इसमें तुम्हारे सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे, एक तो न्यूरल, एक तो तुम्हारा न्यूरल नर्वस नेटवर्क भी आ जाएगा, पूरा का पूरा न्यूरॉन्स का नेटवर्क आ जाएगा, साथ ही साथ में तुम्हारा ये गैंग्लिया आ जाएगा। क्लियर, और उसके बाद में न्यूरल प्लिक्सस आ जाएगा। प्लिक्सस एक वर्ड उसमें लिखा हुआ है, तो प्लिक्सस का मतलब समझ लेना, पता नहीं भाई इसमें कितना ऐसे टर्म्स लिखा। प्लिक्सस का मतलब होता है तुम्हारा नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। क्लियर, फिर भी लिख लेना, बुक में टिक मार लो, जो प्लिक्सस लिखा हुआ है वहां पे लिख लो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। क्लियर, क्लियर, चलो भाई। तो विसरल नर्वस सिस्टम जो रहता है बेसिकली हम लोग इसमें लिखेंगे क्या, शॉर्ट में तुमको बता रहा हूं, ध्यान देना। एक हो जाएगा तुम्हारा विसरल ऑर्गन, क्लियर, एक आ जाएगा यहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस। तो सीएनएस तक इंफॉर्मेशन को लाने का और सीएनएस से इंफॉर्मेशन को ले जाने का। अगर इसको भेजा हुआ है तो तुम्हारा कौन सा नर्व हो जाएगा, मोटर। ये नीचे वाला लेकर के आ रहा है तो तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, सेंसरी। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स दोनों इसमें से इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें से इन्वॉल्वमेंट किनका किनका हुआ है बोलोगे तो इन्वॉल्व न्यूरॉन्स, गैंग्लिया, और साथ ही साथ में प्लिक्सस। क्लियर, साथ ही साथ में प्लिक्सस। तो प्लिक्सस का मतलब मैंने तुमको वहीं पे लिखने के लिए बोल दिया, ये क्या होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। क्लियर है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स लिख लो, अगर ये नोट्स में लिख रहे हो तो इसके नीचे में भी लिख लो, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। अब बेस्ट एग्जांपल इसके लिए सुन लो, जो हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर था, याद करो जब हम लोगों ने यूरिनरी ब्लैडर देखा हुआ था, जब उसमें से यूरिन फिल हो जाता है तो उसके जो मसल्स होते हैं, उसके जो मसल्स होते हैं, ठीक है, याद है क्या मसल्स का नाम, डेट्रूसर मसल। क्लियर, डेट्रूसर मसल। तो डेट्रूसर मसल जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स होते हैं, ठीक है। तो डेट्रूसर मसल जब इसमें तुम्हारा यूरिन फिल हो जाता है तो डेट्रूसर मसल फिर तुम्हारा सिग्नल भेजता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, भाई टंकी फुल हो चुका है।
अब तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस से तुम्हारा सॉरी क्या बोलते हैं उसको, इंफॉर्मेशन आएगा। तो दो जगह पे इंफॉर्मेशन जाता है, तो दूसरे वाले को छोड़ो, जो स्फिंक्टर्स के पास जाता था उसको छोड़ो, लेकिन एक इंफॉर्मेशन तुम्हारा वापस से कहां आएगा, वही डेट्रोसर मसल्स के पास आएगा। और जो इंफॉर्मेशन गया था वो तुम्हारे यूरिन के फिल होने का इंफॉर्मेशन गया था, और जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो तुम्हारे डेट्रोसर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का इंफॉर्मेशन आ रहा है। क्लियर क्लियर। तो भाई जो तुम्हारा यूरिन रिलीज का जो प्रोसेस है, इस ये कौन से सिस्टम से तुम्हारा कंट्रोल कंट्रोल होता है, या इसका कोऑर्डिनेशन कौन से प्रोसेस से होता है बोलोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा विसरल नर्वस सिस्टम से, विसरल नर्वस सिस्टम से। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एनसीईआरटी इसीलिए नहीं बोलता इसको, क्योंकि ऑटोनोमस में हम लोग का सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन से इन्वॉल्व हुए हैं, और वो भी तुम्हारे इनवॉलंटरी पार्ट्स को ही जाने वाला होगा इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे तुम्हारा सॉरी जो तुम्हारा इंटरेक्शन हो रहा है ये तुम्हारे इनवॉलंटरी पार्ट से ही होगा। भाई ये जो तुम्हारे विसरल ऑर्गन से कोई तुम्हारा वॉलंटरी ऑर्गन है क्या, बिल्कुल नहीं। तो इनवॉलंटरी पार्ट्स ही होने वाले रहेंगे, लेकिन इनमें तुम्हारे दोनों ही टाइप्स के सॉरी जो नर्व फाइबर्स हैं ये यूज होंगे, एफरेंट भी और इफरेंट भी। क्लियर क्लियर। इसको भी लिखो जल्दी, विसरल नर्वस सिस्टम भी लिखो जल्दी। हाँ एक चीज और, जिनके पास पुराना बुक होगा ना 2-3 साल पहले वाले का, उसके में ये टॉपिक ही नहीं दिया रहेगा, विसरल नर्वस सिस्टम उसमें था ही नहीं। क्लियर। ये 2 साल पहले इंक्लूड किया गया है। आगे ये समझ में, मतलब 1 साल, हाँ 2 साल पहले। डन, वेरी गुड। चलो भाई अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। हालांकि इसके बारे में देख ही चुके हो, जिसको जिसको न्यूरॉन्स के बारे में याद कैसे नहीं होगा भाई, न्यूरॉन्स तुम्हारा ये कंटिन्यूअसली कितने बार पढ़ रहे हो बताऊं, डिटेल में, वो भी ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, डिटेल में ये कंटिन्यूअसली तुम 4 बार तो पढ़ ही रहे हो। एक तो 9th में पूरा डिटेल था, फिर 10th में फिर वहां पे डिटेल, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वहां पे भी तो है, और 9th में तुम्हारा टिश्यू वाला चैप्टर है, तो टिश्यू वाले चैप्टर में 9th में पढ़े हुए हो, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में 10th में पढ़े हुए हो, और 11th में तो तुम्हारे दोनों ही चैप्टर है, एक तो टिश्यू की चैप्टर है, एनिमल टिश्यू का पूरा चैप्टर है, और साथ ही साथ में ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी चैप्टर आ गया। तो ये तुम्हारा 4th टाइम है, 4th टाइम। इसके बाद भी अगर किसी को ये याद ना रहा, साइंस छोड़ दो, मतलब ही नहीं है और पढ़ने का तुम्हारा। क्लियर। चलो भाई तो यहां पे अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। हेडिंग लगाओ, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। देखो अब इसके बारे में तो पता ही है, पहले में आएगा डेंड्राइट, उसके बाद में सेल बॉडी, उसके बाद में एक्सॉन, उसके बाद में एक्सॉन टर्मिनल, फिर आ जाएगा साइनेप्टिक नॉब। क्लियर। 9th 10th में साइनेप्टिक नॉब को अलग से नहीं बताया जाता। क्लियर, वो तुम्हारा यहीं पे इंक्लूड हो रहा है। तो चलो पहले इसका डायग्राम बनाओ जल्दी से। हाँ जितने लोग को आता है वो लोग भी बना लो भाई, एक बार रिपीट हो जाएगा। क्लियर, बनाओ मेरे साथ साथ बनाओ। बीच का पार्ट ना बनाओ, वहां पे तुम लोगों ने देखा, यहाँ पे हम लोग को टाइप्स भी देखने हैं इसके। और फिर ये एक्सॉन है, एक्सॉन में यहाँ पे जो सेल्स वगैरह रहता है ना, जैसे स्वॉन सेल वहां पे बनाए हुए रहोगे, और बीच में तुम्हारा वो नोड ऑफ रेनवियर, वो सब कुछ नहीं। नोड ऑफ रेनवियर छोड़ो, माइलिन शीथ छोड़ो, स्वॉन सेल छोड़ो, सब कुछ नहीं। एक्सॉन को एज इट इज एक्सॉन के जैसे ही रहने दो, क्योंकि इसको भी हम लोग को क्लासिफाई करना है। फिर जब एक्सॉन के टाइप्स लिखेंगे तब वहां पे हम लोग फिर देखेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, और अनमाइलिनेटेड या फिर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कौन से होते हैं। बस इसके लिए पहले इतना ही चिपकाओ, ठीक है। खतरा थोड़ी दिख रहा है, नहीं।
ठीक है, चलेगा। थोड़ा सा स्पेस के साथ बनाना, इंपॉर्टेंस है इसका इसीलिए बना रहे हैं सर, नहीं तो ऐसे लाइन लाइन खींच के सुंदर नहीं दिखा देते। ठीक है, बीच में स्पेस छोड़ करके रखना। बुक में स्पेसिफिक लिखा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा निसिल ग्रेन्यूल्स मिलने वाले होंगे, और निसिल ग्रेन्यूल्स जो रहेंगे वो तुम्हारे सिर्फ सेल बॉडी का पार्ट नहीं, वो तुम्हारे डेंड्राइट्स के भी पार्ट होते हैं। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आ रहा समझ में कि डेंड्राइट्स आर सॉरी निसिल ग्रेन्यूल्स आर पार्ट्स ऑफ डेंड्राइट्स और नॉट, मतलब है कि नहीं है, तो डेंड्राइट्स के भी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे तुमको डब्बे टाइप का मैंने बनाने के लिए बोला हुआ है, ताकि बीच में स्पेसेस रहे, तो यहाँ पे हम लोग निसिल ग्रेन्यूल्स को भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, इस टाइप से बनाओ। अब आगे, ये है तुम्हारा सेल बॉडी, ये हो जाएंगे डेंड्राइट्स, ये है एक्सॉन, इतना है एक्सॉन टर्मिनल, और ये जो गोला दिख रहा है तुमको आखिरी में, इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। पहले लेबलिंग करो, ये हो जाएगा डेंड्राइट। अच्छा, इसका बीच का पहले बना तो ले, पहले सारा डायग्राम कंप्लीट करो। ये हो जाएगा न्यूक्लियस, और इसके इनसाइड में तुम्हारे प्रेजेंट होंगे निसिल ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स इसके बारे में डिटेल नहीं दिया हुआ, ग्रेन्यूल्स क्या होगा, क्या काम होगा, इसको भी मारो गोली, आगे में देखेंगे नर्व इंपल्स के टाइम पे। ठीक है, ये सेल बॉडी में भी होगा, और साथ ही साथ में ये तुम्हारे कहां पे प्रेजेंट होता है, ये डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होगा। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, चलो बढ़िया। तो ये हो गया तुम्हारे एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब आगे देखो, यहां से लेबलिंग करते हुए चलते हैं फटाफट। इसको हम लोग बोल रहे हैं डेंड्राइट। ये हो गया डेंड्राइट। ये पूरे पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं यहां से सेल बॉडी। ठीक है, ये हो जाएगा एक्सॉन। क्लियर, इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सॉन टर्मिनल या फिर नर्व एंडिंग। क्लियर, और आखिरी में जो गोले गोले स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब्स। अच्छा वेट, इसको नीचे में लिखते हैं। बेसिकली इन्हीं साइनेप्टिक जो देखे थे ना हम लोगों ने पिछला वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, बस वही काम यहाँ पे तुम्हारा होने वाला होगा। बीच बीच में वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं वेसिकल्स के बीच में न्यूरो भरा हुआ। यहाँ पे एसिटाइल कोलिन ना लिखना, चलो ये तुम्हारा किसी भी टाइप का न्यूरॉन हो सकता है। वहां पे हम लोगों ने मसल्स का ही देखा हुआ था, इसी वजह से स्पेसिफिक न्यूरॉन वहां पे इन्वॉल्व रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। ठीक, यहाँ पे तुम्हारा मतलब कि अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स में या रिक्वायरमेंट के बेसिस तुम्हारा ये जो पार्टिकल्स रहते हैं या केमिकल्स जो रहता है, ये तुम्हारा चेंज हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्लियर, ये वेसिकल्स है, इन वेसिकल्स के इनसाइड में प्रेजेंट होगा न्यूरोट्रांसमीटर। चलो भाई ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग देख लेते हैं इसमें। सेल बॉडी जो रहता है बेसिकली है तुम्हारा साइटोप्लाज्म, और साथ ही साथ में, अच्छा एक काम करो, साथ ही साइटोप्लाज्म, साथ ही साथ में तुम्हारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ साथ नेसल ग्रेन्यूल्स कंटेन करेगा, कंटेन्स। पहले नंबर पे आ जाएगा यहां से न्यूक्लियस,
सेकंड नंबर पे इस पे आ जाएगा, और क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और सी नंबर पे लिख लेना नेसल ग्रेन्यूल्स। क्लियर। डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शॉर्ट फाइबर। ऐसे लिखो, पहले में लिखो ऑल्सो कंटेन नेसल ग्रेन्यूल। क्लियर, ऑल्सो कंटेन्स नेसल ग्रेन्यूल्स। और बेसिकली डेंड्राइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फाइबर, इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग फाइबर। क्लियर, इसको बोलेंगे शॉर्ट फाइबर। बेसिकली यही इंफॉर्मेशन को लेकर के आता है, तो ये इंफॉर्मेशन को लेकर के आने वाले को क्या बोलते हैं, एफरेंट, एफरेंट फाइबर। इसको क्या बोलते हैं, एफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर। क्लियर है। एक्सॉन, एक्सॉन जो है बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं लॉन्ग फाइबर। ये हो जाएगा तुम्हारा इफरेंट फाइबर। ये कैरी इंफॉर्मेशन, कैरी इंफॉर्मेशन क्या बोलेंगे इसको, कैरी इंफॉर्मेशन टू सेल बॉडी। क्लियर, इसमें क्या हो जाएगा, कैरी इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम सेल बॉडी। बेसिकली ये तुम्हारा लेकर के जाएगा कहां पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक। क्लियर है, ठीक है। चलो, तो कैरी इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम, कैरी इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम सेल बॉडी। क्लियर। एक चीज इसमें और लिख लेना, इसका जो एंड पार्ट होता है, एंड पार्ट, ठीक है, या फिर डिस्टल एंड बोल सकते हो इसको, ये इधर हो जाएगा प्रोक्सिमल एंड, इधर हो जाएगा इसका डिस्टल एंड। तो डिस्टल एंड जो रहेगा ये तुम्हारा ब्रांच होता है, तो डिस्टल एंड ऑफ एक्सॉन, भाई स्टेटमेंट में ये भी पूछ सकता है, तो इसको भी लिखो, क्या हो जाएगा, डिस्टल एंड ऑफ एक्सॉन इज ब्रांच्ड। क्लियर, वो हो गया तुम्हारा एक्सॉन। ये तो इसमें तो कुछ डिटेल लिखना ही नहीं है, सिंपल, सॉरी यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब्स लिखा हुआ है, इसमें बस एक चीज चिपका लो, कंटेनिंग या कंटेन, कंटेन वेसिकल्स which have neurotransmitters। which have neurotransmitters। क्लियर, आ गया होगा इतना समझ में, पूरा डिटेल छापो पूरा, ठीक है, बस इतना ही है। इसके बाद में इसके माइलिन शीट वगैरह छोटे छोटे हैं, वो तो दो दो तीन तीन लाइन में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, निपटाओ निपटाओ इसको, जल्दी निपटाओ, जल्दी करो जल्दी। आज हम लोग बेसिकली यहीं तक देखेंगे भाई, यहीं तक देखेंगे, इसके बाद में तुम्हारे ज्यादा है नहीं। सबसे पहले में तो हम लोग देखेंगे, मतलब है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा नहीं, खत्म नहीं हुआ अभी है, 3-4 क्लास ये भी खींचेगा कम मिनिमम है। क्लियर, कोशिश कर, उतने के लायक भी चैप्टर है नहीं, बाकी जिस हिसाब से हम लोग का स्पीड, मैं बोल तो देता हूं जल्दी निपटा दूंगा, लेकिन फिर पढ़ाने के टाइम पे वो प्रोसेस इतना स्लो हो जाता है, इतना स्लो हो जाता है कि वो एक आध क्लास और एक्स्ट्रा भाग ही जाता है। इसीलिए इस क्लास, इसके लिए तो मैं बोलूंगा ही नहीं कि कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, बस पढ़ते हुए चलो, इतना बस मान लो कि पिछले जितने चैप्टर्स पढ़े हुए थे उन सारे चैप्टर से छोटा चैप्टर है। मैंने तुमको पहले भी बोल दिया था, आखिरी के 2 चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे। ठीक है, एक तो ये और तुम्हारा इसके बाद नेक्स्ट। क्लियर, और ये चैप्टर छोटे इसीलिए होते हैं क्योंकि इनके बारे में मोस्टली एलिमेंट्स तुम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में कवर किया हुआ है। प्रीवियस क्लास मारो गोली, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर्स में, इसी साल के प्रीवियस चैप्टर्स में मोस्टली टॉपिक्स कवर कर चुका है, इसीलिए ये दोनों चैप्टर्स छोटे हो जाए। हालांकि एलिमेंट्स भी बहुत छोटे हैं, पहले इस वाले चैप्टर में आंख कान सब दिया रहता था, अब वो रिमूव कर दिया गया तो छोटा हो गया। आई का स्ट्रक्चर, ईयर का स्ट्रक्चर पूरा देखना होता था डिटेल में। क्लियर, और मैंने तुमको बोन वाले चैप्टर में भी बताया था कि जो तुम्हारे मेलियस, इंकस और स्टेपिस होते हैं, ईयर 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 बोन,
ठीक है। ईयर ऑसिकल्स जो रहते हैं इसके बारे में पहले इस चैप्टर में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब ये चैप्टर डिलीट हो गया तो वहीं पे दिखा दिए, मतलब कि निपटा दिया जाता है जितने भी उसके डिटेल होते हैं। क्लियर? हो गया इतना, इतना हो गया। तो भाई इतने डिटेल्स कम से कम में अच्छे से याद करके कल वाले क्लास में बैठना तो जल्दी निपटेगा। अदरवाइज मेरा क्या है, मेरे को तो सारी चीजें याद रहता, मैं यहीं पे लिखते हुए चलूंगा, तुमको हवा नहीं लगने वाला, ऐसे उड़ जाएगा। जिसको जिसको प्रीवियस चैप्टर्स के एलिमेंट्स याद है वो बहुत बढ़िया, और जिनको याद नहीं है भाई पता नहीं तुम लोग को मैं क्या बोलूं, और कंटिन्यू तुम लोग कैसे कर पाओगे साइंस में, जबकि तुमको क्लास के स्टार्टिंग जितने लोग का नहीं हुआ है उनको फिर से मैं रिपीट कर दूं, साइंस तुमको मेहनत मांगेगा। बिना मेहनत के साइंस तुम किसी भी टाइप से क्वालिफाई नहीं। और देखो बिना मेहनत के 11 12 तो निकाल दोगे, उसके बाद का जिंदगी ऐसा तो नहीं कि 12th पढ़ने के बाद फिर जिंदगी खत्म है, या उसके बाद और पढ़ना नहीं पड़ेगा। 12th के बाद फिर जितने लोगों को पढ़ना है, बिना अगर साइंस लिए हुए हो तो भाई मेहनत तुमको करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अभी से करना चालू करोगे तो आगे के क्लासेस में तुमको ना के बराबर मेहनत करना है, और अभी अगर मेहनत नहीं करोगे हाँ तो इन सारे एलिमेंट्स के ऊपर में फिर से तुमको मेहनत करना पड़ेगा आगे आने वाले क्लासेस में। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा किसी भी हाल में। मैं बार बार बोल रहा हूं, आगे के तुम्हारे क्लासेस के लिए हो, आगे के तुम्हारे आने वाले एग्जाम्स के लिए हो, 11th क्लास बेस है। बिना 11th क्लास के एलिमेंट्स को याद रखे आगे के क्लासेस हम लोग आसानी से निकाल देंगे, बोलोगे कुछ नहीं कर पाओगे। और इसका तुमको जो क्या बोलना चाहिए रिजल्ट है ना पढ़े हुए लोगों के लिए, जो इसका रिजल्ट है तुम लोग 12th में देख लोगे। अभी आ रहा है 12th का क्लास बस 2 महीने के बाद। क्लियर? वहां पे डिटेल इन सब फिर से रिपीट होंगे, 11th के एलिमेंट्स रिपीट होंगे, लेकिन डिटेल में कुछ नहीं बताया जाएगा वहां। आ रहा समझ में? बहुत ऊपर ऊपर से निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं 11th का सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री वो सिलेबस किसी के कंट्रोल में है ही नहीं। क्वेश्चन कहां से बना करके देगा न्यूमेरिकल वो हमको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं। आ रहा समझ में? लेकिन बायोलॉजी के क्वेश्चन जो रहते हैं फिक्स होते हैं। ये तुम्हारे एनसीईआरटी से बाहर गिने चुने क्वेश्चन आ गए तो आ गए, अदरवाइज कंप्लीटली टारगेटेड रहता तुम्हारा एनसीईआरटी का बुक, लाइन बाय लाइन यहीं से पूछा जाएगा। तो इसीलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम एनसीईआरटी का बुक जितना याद रख लो उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आ रहा समझ में? चाहे तुम आगे के किसी भी क्लासेस में चले जाओ, साइंस में घुसे हुए हो, बायो सेक्शन के हो, तो बायोलॉजी तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैथ्स वाले होते तो मैथ्स उतना इंपॉर्टेंट रहता। क्लियर? क्लियर? तो मेहनत करो भाई, थोड़ा मेहनत करो। और प्रीवियस एलिमेंट्स अगर तुमको अभी भी याद नहीं आ रहे हैं, जितने जितने एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे बता रहा हूं याद अगर नहीं आ पा रहे हैं तो बहुत बुरे हाल में हो तुम लोग, मतलब एकदम बदतर कंडीशन में, साइंस लेने के लायक ही नहीं हो। फिर भी अगर आ चुके हो तो कम से कम अब थोड़ा सा जागो, और ज्यादा मेहनत का रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मैं तुमको पहले भी बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ बस निकलते हुए चलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर? जितना बता दिए उतने को पढ़ लिए क्लास में, रिवीजन कर लो घर में, नोट्स जितना है प्रॉपरली उसको सहेज करके रखे हुए रहो, हो गया तुम्हारा काम। क्लियर? और खाली कॉपी में नोट्स छापने से कुछ मिलेगा नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एग्जाम हॉल में तुम्हारा ये जाने वाला है साथ में, ना कि तुम्हारा वो कॉपी और बुक्स। तो यहाँ पे जितना जाएगा तुम्हारे एलिमेंट्स वही तुम्हारे काम के होंगे, बाकी कॉपी और बुक तो खैर आखिर में फ्रेम कराने में ही काम आएगा। क्लियर? चलो भाई ठीक है, तो अब आगे का जो टॉपिक्स रहेगा उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल।